नमस्कार। आज हम जॉली एलएलबी 3 प्रीव्यू और एनालिसिस दस्तावेज पर बात कर रहे हैं। ये रिलीज से पहले फिल्म की ताकत, कमजोरी और उम्मीदों को समझने की कोशिश करता है। तो चलिए सीधे उन हिस्सों पर आते हैं जहां ये विश्लेषण शायद थोड़ा और बेहतर हो सकता है। पहला पॉइंट लेते हैं बाहरी फैक्टर्स, यानी बाहरी दुनिया का असर। आपने जैसे कलाकारों के रियूनियन और सामाजिक मुद्दे की बात की, वो तो ठीक है, अच्छी ताकतें हैं, पर बाहर की दुनिया जैसे कानूनी विवाद, उनका क्या असर होगा? हाँ, देखिए यहीं पर मुझे लगता है कि विश्लेषण थोड़ा और गहराई में जा सकता है। मतलब भविष्य की सफलता का अनुमान लगाते समय ये विश्लेषण बाहरी कारकों, खासकर जो कानूनी समुदाय की प्रतिक्रिया हो सकती है, उसके असर को शायद थोड़ा कम आंक रहा है। अच्छा, मतलब दस्तावेज में विवादों का जिक्र तो है, जैसे वकीलों या जजों के चित्रण पर जो आपत्तियां उठती हैं, याचिकाएं वगैरह। हाँ हाँ, जिक्र है, पर दिक्कत यह है कि उसे बस एक रिस्क या जोखिम की तरह लिस्ट कर दिया गया है। ओके। वो विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष यानी जो ओवरऑल प्रेडिक्शन है, उसमें ठीक से बुनावा नहीं लगता, थोड़ा अलग थलग सा है। हम्म। जैसे आपने मौसम की रिपोर्ट दी, बताया कि तूफान आ सकता है, पर ये नहीं बताया कि आपकी यात्रा पर उसका क्या असर पड़ेगा। वो कनेक्शन मिसिंग है। समझ गया। तो आप कह रही हैं कि सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि देखो भाई विवाद हो सकता है, बल्कि ये सोचना जरूरी है कि अगर हुआ तो फिल्म पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही। सुझाव यही है कि भविष्यवाणी वाले हिस्से में इन बाहरी दबावों के जो संभावित नतीजे हो सकते हैं, उन्हें ज्यादा साफ तौर पर जोड़ा जाए। ठीक है। इससे विश्लेषण ज्यादा यथार्थवादी लगेगा, ज्यादा प्रैक्टिकल। सिर्फ लिस्ट बना देना थोड़ा सतही लगता है। उसके असर का अंदाजा लगाना ही तो विश्लेषण है। हाँ, ये बात तो है। तो इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं? मतलब लेखक इसको कैसे दिखा सकता है अपने विश्लेषण में? जरूर, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे भविष्यवाणी में ये शामिल करें कि अगर मान लीजिए कानूनी आपत्तियां बढ़ती हैं रिलीज के आसपास, तो मार्केटिंग टीम को क्या करना पड़ेगा? हाँ। क्या उन्हें डिफेंसिव होना पड़ेगा? या फिर अगर कोई बड़ी लॉ बॉडी फिल्म की बुराई करती है, तो क्या पहले वीकेंड की कमाई पर असर पड़ेगा? हम्म। क्या दर्शक बट जाएंगे? कुछ लोग शायद न जाएं, कुछ शायद और उत्सुक हो जाए कि भाई ऐसा क्या है फिल्म में। हाँ, कई बार विवाद से उल्टा पब्लिसिटी भी मिल जाती है। बिल्कुल, और विश्लेषण इसी संभावना पर तो बात कर सकता है। हो सकता है मिले, हो सकता है न मिले। अच्छा। उदाहरण के तौर पर लेखक लिख सकता है, अगर रिलीज के पास कानूनी आपत्तियां तेज होती हैं, तो इससे नेगेटिव प्रेस बन सकती है, जो शायद शहरी मल्टीप्लेक्स वाले दर्शकों को थोड़ा दूर कर दे। लेकिन छोटे शहरों में या उन लोगों में जो सिस्टम से थोड़े नाराज रहते हैं, ये उत्सुकता भी जगा सकती है। ठीक है। या फिर अगर वकीलों के ग्रुप्स संगठित होकर विरोध करते हैं, तो कुछ राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर पर स्क्रीन कम करने का दबाव आ सकता है, जिसका सीधा असर पहले हफ्ते की कमाई पर दिख सकता है, भले ही बाद में माउथ पब्लिसिटी अच्छी हो जाए। इस तरह की बात। हाँ, ये विश्लेषण को ज्यादा ठोस बना देगा, सिर्फ हवा में बात नहीं रहेगी। एग्जैक्टली। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सेंसरशिप। दस्तावेज में लिखा है कि सीबीएफसी ने क्या-क्या बदलाव किए, कुछ शब्द हटाएं, शराब के ब्रांड ब्लर किए, वो पुलिस वाला सीन थोड़ा हल्का किया। जानकारी तो है? हाँ, जानकारी है, पर यहाँ विश्लेषण थोड़ा सा क्या कहते हैं सतह पर रह जाता है। कैसे? देखिए, लिस्ट तो दे दी कि ये बदलाव हुए, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बदलाव भले ही लेखक ने उन्हें मामूली कहा हो, फिल्म के असली टोन पर, उसके व्यंग्य पर या उसके ओवरऑल इम्पैक्ट पर क्या असर डाल सकते हैं। लेकिन लेखक ने तो लिखा है कि बदलाव मामूली हैं, कहानी पर असर नहीं डालते। तो अगर कहानी वही है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये तर्क हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन यहीं पर बारीकी की जरूरत है। कहानी पर असर नहीं कहना कई बार थोड़ा ज्यादा सरलीकरण हो जाता है, खासकर व्यंग्य वाली फिल्मों में। व्यंग्य सिर्फ कहानी में नहीं होता, वो कैसे कहा जा रहा है, किस टोन में, कितनी धार है, उस पर भी टिका होता है। सही बात। तो क्या कुछ डायलॉग बदलने से किरदारों का जो एक तीखापन था वो कम हो गया? क्या समाज पर जो चोट करनी थी वो थोड़ी हल्की पड़ गई? क्या ह्यूमर का अंदाज बदल गया? दस्तावेज ये सवाल नहीं पूछता, वो बस कहता है ये बदला, पर ये नहीं पूछता कि इस बदलाव का नतीजा क्या। अच्छा, मैं समझा। मतलब सिर्फ प्लॉट पॉइंट देखना काफी नहीं है, फिल्म का जो फ्लेवर है
उसका जो असर है वो बदला या नहीं, ये देखना जरूरी है। बिल्कुल। सुझाव यही है कि सेंसरशिप के जो संभावित सूक्ष्म प्रभाव है उन पर सोचें। भले ही कहानी का मेन ढांचा ना बदला हो, इन बदलावों के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार रखें। ठीक है, तो लेखक यहाँ क्या कर सकता है? कुछ उदाहरण सोच सकती हैं? हाँ, जैसे वो पुलिस वाले सीन को टोन डाउन करने की बात है। मान लिया घटना कहानी में है, पर क्या उसे हल्का करने से जो सत्ता के गलत इस्तेमाल का चित्रण था, वो कमजोर पड़ गया? हो सकता है। क्या वो सीन अब उतना डिस्टर्बिंग नहीं रहा जितना शायद ओरिजिनली था? या फिर कुछ डायलॉग बदले, गालियां हटी, तो क्या किरदारों की जो एक असलियत थी, जमीनी टच था, वो कम हो गया? क्या वो थोड़े ज्यादा साफ सुथरे लगने लगे? हाँ, खासकर जॉली एलएलबी जैसी फ्रेंचाइजी में जहाँ भाषा और अंदाज बहुत अहम है किरदारों का। बिल्कुल। तो विश्लेषण में एकाध वाक्य जोड़ सकते हैं जो इन संभावनाओं पर बात करें। जैसे, हालांकि सीबीएफसी के बदलाव कहानी को सीधे नहीं बदलते, पर सीन को नरम करने या डायलॉग्स की धार कम करने से फिल्म की सामाजिक टिप्पणी की जो ताकत है या उसका जो व्यंग्यात्मक टोन है, उसमें थोड़ी कमी आने का खतरा है। अच्छा। या और स्पेसिफिक होकर, खास तौर पर पुलिस हमले वाले सीन को हल्का करना सत्ता के दुरुपयोग के चित्रण को शायद कमजोर करता है। ये देखना होगा कि कई ये बदलाव फिल्म के उस जरूरी हिस्से के असर को अनजाने में कम तो नहीं कर देता। इस तरह का सवाल उठाना। ये वाकई बहुत अहम पॉइंट है, खासकर सटायरिकल फिल्मों के लिए। टोन ही सब कुछ होता है। अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, दो जॉली। फिल्म का शायद सबसे बड़ा यूएसपी यही है। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज इसे एक बड़ी ताकत बताता भी है, लेकिन क्या इसमें और कुछ है कहने को? हाँ, मुझे लगता है यहाँ एक अच्छा मौका है विश्लेषण को और ओरिजिनल बनाने का। देखिए, विश्लेषण ये तो बताता है कि दो जॉली हैं, अक्षय कुमार और अरशद वारसी, उनमें टकराव होगा, मजा आएगा, ये सब ठीक है। पर ये इस अनूठी सिचुएशन की जो गहरी संभावनाएं हो सकती हैं, मतलब कहानी के लेवल पर, थीम के लेवल पर, उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करता। अच्छा, मतलब ये बताया है कि उनका साथ आना मजेदार होगा, नोकझोंक होगी, कानूनी पैंतरे होंगे, लेकिन आप कह रही हैं कि ये विश्लेषण क्यों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा? दो जॉली क्यों हैं भाई? एग्जैक्टली। दस्तावेज इसे बड़ा आकर्षण कहता है, उनके बीच टकराव, हास्य, कानूनी रणनीति वगैरह की बात करता है, पर ये सब सतह की बातें हैं। ठीक है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है कि चलो दो स्टार्स को ले आते हैं, या कहानी के लेवल पर इसका कोई गहरा मतलब निकालने की कोशिश की जा सकती है? जैसे कि? जैसे, क्या ये हमारे लीगल सिस्टम के अंदर जो विरोधाभास हैं या जो कन्फ्यूजन है, उसका प्रतीक है? या ये पहचान पर, असलियत पर कोई टिप्पणी है कि असली जॉली कौन? विश्लेषण इस सेटअप की मौलिकता या उसके गहरे अर्थों में नहीं जाता, उसे बस एक इंटरेस्टिंग प्लॉट डिवाइस की तरह लेता है। ये तो दिलचस्प नुक्ता है। हो सकता है लेखक स्टार पावर और कॉमेडी वाले पहलू में इतना खो गया कि कहानी के गहरे अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है, और शायद दर्शक भी बस वही देखना चाहें। लेकिन एक अच्छे विश्लेषण का काम थोड़ा सतह के नीचे झांकना भी होता है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर दो जॉली हैं, तो क्या कहानी बनाने वाले ने इसका इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए किया है, या वो इसके जरिए कुछ और भी कह रहा है? विश्लेषण ये सवाल उठा सकता था। कमजोरी यही है कि ये इसे सिर्फ एक प्लॉट हुक की तरह देखता है, एक थीमेटिक टूल की तरह नहीं। तो सुझाव क्या है? लेखक इस दो जॉली वाले एंगल को कैसे और मीनिंगफुल बना सकता है अपने विश्लेषण में? सुझाव ये है कि इस सेटअप के जो संभावित गहरे अर्थ या कहानी कहने की संभावनाएं हैं, उन पर थोड़ा विचार करें। इससे विश्लेषण में एक अनूठा, एक ओरिजिनल एंगल जुड़ेगा। वो सिर्फ प्लॉट की समरी या ऊपर ऊपर का ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा, बल्कि ज्यादा यादगार और सोचने पर मजबूर करने वाला बनेगा। और इसके उदाहरण कैसे दिख सकते हैं? मतलब लिखेगा कैसे लेखक? कई तरह से, जैसे विश्लेषण में एक छोटा पैराग्राफ या कुछ वाक्य डालें जो इस बात पर सोचें कि क्या दो जॉली का होना सिर्फ एक मजेदार इत्तेफाक है, या ये लीगल प्रोफेशन के अंदर ही अलग अलग नजरियों को दिखाता है। हाँ, जैसे शहर वाला वकील बनाम छोटे कस्बे वाला वकील, या आइडियलिस्ट बनाम प्रैक्टिकल। बिल्कुल।
या शायद ये पूरे लीगल सिस्टम की जो जटिल और कभी-कभी कंफ्यूजिंग नेचर है, उसी का प्रतीक हो। ये भी हो सकता है। विश्लेषण ये अंदाजा लगा सकता है कि कहानी इस टकराव का इस्तेमाल न्याय, नैतिकता या कामयाबी की परिभाषाओं की जो उलझनें हैं, उन्हें दिखाने के लिए कैसे कर सकती है, सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं। ठीक है। उदाहरण के लिए लेखक लिख सकता है, दो जॉली का एक साथ आना सिर्फ एक कास्टिंग का कमाल नहीं भी हो सकता है। ये शायद भारतीय कानूनी सिस्टम के अंदर जो अलग-अलग या विरोधी नज़रिए हैं, या शायद न्याय की जो सब्जेक्टिव प्रकृति है, उस पर एक टिप्पणी हो। ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इस टकराव का इस्तेमाल सिर्फ हंसी मजाक के लिए करती है या गहरे थीमेटिक रेजोनेंस के लिए। बहुत अच्छा। या एक और विचार, क्या दो जॉली का टकराव आखिर में सिस्टम के अंदर अपनी सच्चाई या अपनी पहचान खोजने का प्रतीक बन सकता है? क्या कहानी ये सवाल उठाती है कि असली जॉली कौन है, वो जो सिस्टम में फिट होता है या वो जो उसे चैलेंज करता है? इस तरह के सवाल। हाँ, ये वाकई विश्लेषण को सिर्फ एक प्रीव्यू से कहीं ज्यादा बना देगा, उसे गहराई देगा। बिल्कुल, लक्ष्य यही है कि विश्लेषण सिर्फ ये न बताए कि क्या हो सकता है, बल्कि ये भी सोचे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहूँ तो आज हमने जॉली एलएलबी 3 के विश्लेषण पर बात की और 3 मुख्य एरिया देखें जहां इसे और बेहतर और शार्प बनाया जा सकता है। पहला, बाहरी कारक, खासकर कानूनी विवाद। उन्हें सिर्फ एक रिस्क की तरह लिस्ट न करें, उन्हें एक्टिवली भविष्यवाणी में शामिल करें। बताएं कि उनका मार्केटिंग पर, दर्शकों की सोच पर और बॉक्स ऑफिस पर क्या असर पड़ सकता है। ठोस अंदाजे लगाएं। दूसरा, सेंसरशिप। सिर्फ ये ना बताएं कि क्या बदला गया, बल्कि विश्लेषण करें कि इन बदलावों का फिल्म के टोन पर, उसके व्यंग्य की धार पर या सामाजिक टिप्पणी के असर पर क्या बारीक असर पड़ सकता है, भले ही कहानी वही रहे। क्या कुछ फीका पड़ गया है? सही। और तीसरा, दो जॉली का एंगल। इसे सिर्फ एक मजेदार प्लॉट पॉइंट या कास्टिंग की तरह ना देखें, इसकी गहरी थीमेटिक या कहानी कहने की संभावनाओं को टटोलें। क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसका कोई सिंबॉलिक मतलब भी हो सकता है? इससे विश्लेषण में एक नई बात आएगी। बिल्कुल। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे इस विश्लेषण को और ज्यादा व्यवहारिक, गहरा और इंसाइटफुल बनाया जा सकता है। उम्मीद है ये सुझाव आपके काम आएंगे और जब आप इन पर काम कर लें तो अपना अपडेटेड ड्राफ्ट हमें ज़रूर भेजिएगा। हमें खुशी होगी देखकर कि ये कैसे और निखर कर आया है।